Yeah, I'm recording this session so that other person after they can see. Okay, so first of all, congratulations, Roshan. Uh, it is my pleasure that you got selected first in assistant commandant, 85 rank. After that, you got 18th rank in the BPSC, and you got your first preference DYSP. ओके सो कुछ चीजें हैं आपकी जर्नी के संबंध में बात करेंगे। अब आप जब एक साल पहले अपने को देखते हो और आज देखते हो, आप एज ए पर्सन वही हो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, लेकिन सोसाइटी के नज़र में, समाज के नज़र में, लोगों के नज़र में शायद आप तब आपसे किसी को मिलाया जाता तो शायद वो नहीं समझ पाते जो आज लोग समझेंगे। तो ये इस जर्नी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो आप एक एनआईटी से पास आउट हो, आपने वहाँ जॉब भी किया। तो सबसे पहली बात यह है कि एक एनआईटी का पास आउट स्टूडेंट जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, तो क्या वो कारण रहा जो आप गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए रेडी हुए? सबसे पहले थैंक यू सर फॉर दिस सेशन। माय प्लीजर, यस। और सर, मैंने 2.5 साल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम किया है कॉलेज से पास आउट होने के बाद। तो मेरा काम बेसिकली कोडिंग का था। मैं सॉफ्टवेयर में कोडिंग का काम करता था। तो वो काम मोनोटोनस होता था, जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग एसी ऑफिस में बैठ के मैं वो कोडिंग का काम करता था। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं स्टक हो गया हूँ। और एक तो यूनिफॉर्म के को लेके अट्रैक्शन था पहले से मेरे मन में, और उस वक्त मैं उसको परस्यू नहीं कर पाया था, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे घर में। तो बाद में ये मेरे अंदर जागा कि मुझे ट्राई करना चाहिए यूनिफॉर्म के लिए। तो मैंने 3-4 चीजों की लिस्ट बनाई थी अपने कमरे में और लिख रखा था। एक आईपीएस, उसके बाद बिहार पुलिस सर्विस, फिर असिस्टेंट कमांडेंट, और उसके बाद दरोगा, एसआई तक लिख रखा था मैंने कि इसमें से कोई सा भी लेके आना है। तो जून में मेरा रिजल्ट आया और असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हुआ, तो उस वक्त भी बहुत खुशी हुई। और भगवान की दया से अभी बिहार पुलिस सर्विस में मेरा चयन हुआ है। तो काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यस रोशन, कभी एक बुक है, नोवेल है, डार्क हॉर्स। एक्चुअली वो डार्क हॉर्स लिखने वाले नीलोत्पल मिर्नाल, वो भी असिस्टेंट कमांडेंट में सेकंड रैंक अपने बैच में थे। तो एक उसमें से है, वो स्टोरी एक ऐसा स्टोरी है ना जिसमें हर कोई अपना कैरेक्टर पाता है। तो आपने अभी जैसे बोला कि आईपीएस से लेकर के एसआई तक का आपने लिस्ट बना रखा था। जब आप मुझसे मिले, जब मैं आपको जान रहा हूं, तो मुझे पता था कि आप में अंदर पोटेंशियल है। लेकिन क्या वजह है कि कहीं ना कहीं एक बंदा जो आईपीएस भी बनना चाह रहा है और उसके लिस्ट में एसआई का भी है, तो ये क्या आपको लगता है अंडर कॉन्फिडेंट थे या फैमिली प्रेशर या कुछ और ऐसा चीज था? सर, मैं ऐसे कहूंगा कि मैं प्रैक्टिकल हो रहा था सर। इतनी अनसर्टेनिटी है एग्जामिनेशन में, इतना लंबा प्रोसेस है। तो सेल्फ बिलीफ तो था मेरे अंदर, पर था कि मैं ना कर पाऊं। पता नहीं कितना कंपटीशन है, मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था। तो मैंने अपने टारगेट सेट कर रखे थे कि इनमें से कोई तो लेके आना है। अगर कोई आ गया तो इससे ऊपर बढ़ने की कोशिश करनी है। तो इसलिए मैंने ये चारों सेट कर रखा था टारगेट। Okay, so I hope your journey will still continue, and one day you may say, कि sir, now I am an IPS. Is it true? जी सर, बिल्कुल। ओके ओके। ओके, मैं इनसे और कुछ क्वेश्चंस जो भी है पूछूंगा। 30 मिनट्स के आसपास रहेगा। आप में से जो भी अटेंड कर रहे हो, प्रद्युम्न, जगदीश, अंचित, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। मैं तो इनसे बहुत क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, ठीक है। सो आप में से जिनका भी है आप पूछ सकते हो। यस, प्रद्युम्न, है हेलो रोशन क्वेश्चन? सर। हेलो हेलो। हाँ आ सर। रही है आवाज? हाँ यस। हाँ, ओके ओके। मेरा ये क्वेश्चन है सर कि जैसे जो सिविल सर्विस की परीक्षा होती है या जो भी सीएपीएफ की, यहाँ पे रिवीजन की काफी हम्म। इंपॉर्टेंस होती है कि हम जो भी पढ़ते हैं उसको कैसे हम कंसोलिडेट करें। तो आपका क्या स्ट्रेटेजी था कि आप कैसे रिवाइज करते थे? हाँ, रिवीजन की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो मैंने तो क्या किया था कि मैंने अपने सोर्सेज को बहुत ही लिमिट किया था। मतलब एक सब्जेक्ट की एक किताब से ज्यादा मैंने रखी ही नहीं थी। और हर सब्जेक्ट की जो किताब मैंने पढ़ी, तो शुरू में बेसिक रीडिंग लिया, एक दो, और उसके बाद मैंने अंडरलाइन कर दिया उसको। और उसके बाद 8 से 10 रीडिंग ली होगी मैंने अब तक, मेंस लिखने तक। तो मैं बार बार जब भी
पेपर होता था तो रिवाइज करता था। एक तरीके से एक साल में मैं 5-6 बार रिवाइज कर रहा था पूरे सिलेबस को। हेलो। Yes, या Arjun. हेलो हेलो। Yes, है any further question तो उस आप अच्छा, नो सर, नो नो फर्दर। okay. Anyone, जगदीश, है कुछ क्वेश्चन आपके पास? जी सर। हाँ, पूछ सकते हो। सर मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम पूरे दिन को मैनेज कैसे करें, अलग अलग टाइप, पेपर वन पेपर टू, तो कैसे मतलब पूरे दिन मैनेज करेंगे हम पूरे साल तक कंटिन्यू। अच्छा, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ ये सीएपीएफ का पेपर 1 पेपर 2 की बात है ना? जी सर। तो ये तो प्लान करना पड़ेगा, जैसे पूरे दिन को टुकड़ों में बांट के प्लान करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता था कि मैं थोड़ा लेट जागता हूँ, 7 बजे के आसपास जागता था मैं, 7, 7:15। तो मैं बैठ जाता था 8 बजे तक पढ़ने को, और 2 घंटे में पढ़ता था। जैसे कोई सब्जेक्ट एक जो 2 घंटे में पूरा हो सके उसको पढ़ता था। उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेता था, वो अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके। फिर 3 घंटे में पढ़ता था, फिर एक कोई बड़ा सा सब्जेक्ट पढ़ता था जिसमें मतलब 3 घंटे लगते थे। फिर मैं खाना खा के थोड़ा देर सो भी जाता था डेली के डेली। उसके बाद 3:30 के आसपास मैं वापस पढ़ने बैठता था, और अराउंड 2.5 आवर्स वापस पढ़ता था एक सब्जेक्ट। और उसके बाद मैं रात को दूसरा सब्जेक्ट कोई पढ़ता था। रात को बेसिकली मैं सब्जेक्ट ना पढ़ के मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था। और इस बीच मैं खेलने भी चला जाता था, जो इवनिंग के सेशन और रात के सेशन के बीच मैं खेलने जाता था या जिम चला जाता था कुछ। तो जैसे शुरू में तो कुछ दिनों तक पेपर 1 को फोकस किया, 1-2 महीने। एक बार जब पहली रीडिंग हो गई तो मैंने जो शाम का शिफ्ट है उसमें पेपर 2 को इंक्लूड किया, और कंटिन्यूस 4-5 महीने 2.5 घंटे मैं पेपर 2 को करता था। जी सर। ओके, रोशन, आपका जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम, पहले मैं थोड़ा असिस्टेंट कमांडेंट पे बात करूंगा फिर बीपीएससी पे। तो असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्जाम में आपने फाइनल सिलेक्शन, एक्चुअली आप 21 22 दोनों के रिटन क्वालिफाई थे, लेकिन 22 में आपको नौबत ना आई इंटरव्यू देने की, 21 में ही सेलेक्ट हो गए। तो 21 का एक्चुअल एग्जाम जो है वो अगस्त 21 में हुआ। उसके कितने दिन पहले से आपने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? सर सीरियस प्रिपरेशन सर मैंने फरवरी 2021 से शुरू की। ओके, सो फरवरी 21, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 6 मंथ में आपने रिटेन क्वालिफाई कर लिया, 6 मंथ के प्रिपरेशन में। जी सर, इस वजह से हुआ क्योंकि 6 महीने का टाइम कम था, तो मैं हिस्ट्री में मेडिएवल एंशियंट का किताब टच ही नहीं कर पाया था, तो मेरे सवाल बहुत सारे छूट गए। ना ही आर्ट एंड कल्चर को देख पाया था, तो वहाँ छूट गए थे मेरे से सवाल। ओके, फॉर दोज हु आर नॉट नोइंग, इनका 85 रैंक आया था, और उसमें से जो इनका मार्क्स है 143 पेपर 1 में, 98 पेपर 2 में, और पर्सनालिटी टेस्ट में 105। तो कहीं ना कहीं जो पेपर 1 में उस स्टैंडर्ड से थोड़ा कम था, लेकिन इनका पेपर 2 में अच्छा था, और पर्सनालिटी टेस्ट में इन्होंने अच्छा किया। उसका वजह है कि इनका रिजल्ट आया। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 21 में रिटन क्वालिफाई किया, उसमें रिजल्ट हो गया, 22 में भी आपने दिया। अब एक साथ फिर बीपीएससी भी है। तो बीपीएससी का जो हम प्री देखते हैं, जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ 67 में, उसका प्री 2 टाइम्स हुआ। एक तो मई में हुआ था तो वो कैंसिल हो गया था, फिर उसके बाद 30 सितंबर को हुआ। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंसेस होते हैं। यूपीएससी का यदि हम एग्जाम देखें तो मोर कंसेप्चुअल प्री के राउंड में होता है, और बीपीएससी का उस समय तक फैक्चुअल ज्यादा। इस वजह से देखो 67 में ऑब्वियसली है, बहुत ज्यादा मार्क्स सबके आए। आपके खुद ही अच्छा खासा, आई थिंक 122 आपका प्री में है ना मार्क्स, उसमें था ना? जी सर। हाँ, तो जी सर। वो एक मतलब इस बार वाला हम यदि 69 का देखें तो कंसेप्चुअल बीपीएससी में पूछा, यहाँ थ्योरेटिकल, मतलब 67 तक में ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो दोनों में थोड़ा सामंजस्य किस ढंग से आपने स्टेब्लिश किया? सर बेसिक बुक्स तो सेम ही है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, वो तो बीपीएससी में भी सेम है, वहाँ भी सेम है, और यूपीएससी में भी सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ने के तरीके में आता है कि जैसे सीएपीएफ के लिए हम साइंस के पोर्शन को देखते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ ना जाकर। और बीपीएससी में है कि फैक्चुअल चीजों को देखते हैं, हिस्ट्री में डेट और वो देखते थे, जो कि अब बदल रहा है, अब तो यहाँ भी थ्योरेटिकल आने लग गए हैं। तो मैंने बेसिक चीजों को वही के वही पढ़ा, बस
जब पेपर होता था ना 3 महीने में प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करता था बार बार, उसके बाद उस तरीके से अपने रीडिंग को थोड़ा सा ढाल लेता था कि मेरे को किन चीजों पे फोकस करना है, जब किताब पढ़ रहा हूँ तो कौन सा फैक्ट को मेरे को फोकस करना है जो इस पेपर के हिसाब से पूछा जा सकता है। तो यही मैंने थोड़ा सा चेंज करा। ओके, देखो हमेशा जैसे रोशन ने ये प्रूव किया कि एक चीज ध्यान रखो, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, ये मैं खुद से भी बोलता हूँ, लेकिन जब आप सक्सेस होते हो तो एक जो करेंट सक्सेस स्टूडेंट होते हैं तो उनके बातों को लोग थोड़ा ध्यान से ज्यादा सुनते हैं। ये एक हमेशा ध्यान रखो, अब यदि कोई हिस्ट्री का पार्ट है तो वो किसी भी एग्जाम में पूछे, या तो ग्रुप डी का एग्जाम में हो या गैजेटेड ऑफिसर का हो, यूपीएससी बीपीएससी, वो तो सारे फैक्ट्स जो होंगे वो सेम ही होंगे। तो हमेशा कंसेप्ट पे ध्यान दो, कंसेप्ट आपका स्ट्रांग है तो वो ज्यादा बेटर। यस प्रद्युम्न, हाँ कुछ क्वेश्चन है? हाँ सर। या पूछ लो। हाँ जैसे रोशन सर ने जैसे बताया कि वो जॉब करते करते प्रिपरेशन कर रहे थे, तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कैसे उसको मैनेज कर पाए, जॉब को भी और प्रिपरेशन को भी। जॉब के साथ प्रिपरेशन को पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर पाया, इसलिए तो जॉब छोड़ा मैंने। मतलब 2018 से 21 तक मैं जॉब कर रहा था, उसके बाद मैं 2-3 घंटे पढ़ पाता था, तो सिलेबस ही नहीं कवर हो रहा था, साल 1.5 साल चला जा रहा था, कुछ पढ़ता था वो वापस भूल जाता था। तो ऐसे लग रहा था कि ये आदि काल तक चलता जाएगा और पूरा सिलेबस ही नहीं होगा पूरा मेरा। तो फिर 2021 में मैंने जॉब छोड़ दी थी, उसके बाद 21 से मैं फुल टाइम प्रिपरेशन ही करने लग गया था। ओके, वंस ओके ओके सर। कॉन्फिडेंस आया तो इन्होंने रिस्क लिया। दिस इज लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क, कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम आता है जब रिस्क लेना पड़ता, और वो रिस्क जो है आपके इनर कॉन्फिडेंस से आना चाहिए कि यस, यदि मैं कुछ छोड़ रहा हूं तो मैं उसको पालूंगा। ओके, जो एक चीज ध्यान रखो, अभी जैसे रोशन फॉर एग्जांपल आपका पेपर वन में बहुत अच्छा नहीं है स्कोर, असिस्टेंट कमांडेंट की हम बात करें, लेकिन पेपर टू में आपका अच्छा था क्योंकि 90 प्लस जिसका 100 क्लोज आपका था। तो उसमें आपने कितनी प्रैक्टिस की थी पेपर टू के लिए? सर पेपर वन में तो सिलेबस ही नहीं कवर हुआ था मेरे से, तो वो तो होना ही था। और पेपर टू के लिए मैंने टेस्ट लगाए थे। पहले तो 1 महीने 1.5 महीने तक मैं रोज कुछ ना कुछ लिखता था, जैसे मैंने टॉपिक्स की लिस्ट निकाल ली थी प्रीवियस ईयर एनालाइज करके, और करेंट इश्यूज जो चल रहे होते थे उनसे एनालाइज करके 40-50 टॉपिक लिख रखे थे अपने कॉपी में, और रोज के रोज एक लिखता था। और जब पेपर पास आया तो 2 महीने पहले मैंने इंटरनेट पे पढ़े होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वो टेस्ट सीरीज, तो उनको उठा लिया और उनकी प्रैक्टिस करी खुद से टाइम बाउंड मैनर में। तो शुरू के 4-5 टेस्ट तक तो पूरे ही नहीं हुए 3 घंटे में, लास्ट के 2-3 में पूरे हो गए, और फाइनली एग्जाम में भी पूरा हो गया। और इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर को भी, जैसे जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स होते थे ना उन सबको मैंने सोल्व किया लिख के, और खुद एनालाइज करता था उनको मैं लिख के। ओके ओके, हमेशा देखो एट द एंड ऑफ द डे एज ए एस्पिरेंट क्या जानते हैं और कितना वर्क करते हैं ये मायने रखता है। आप कहीं से भी असिस्टेंस ले रहे हो दैट्स फाइन, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आप कितना मेहनत करते हो। और एक जो इंक्वायरिंग माइंड होना चाहिए कि हम खुद से क्वेश्चन पूछ सकें, या आपके पास कोई मेंटर होते हैं, टीचर होते हैं, तो आप उनसे अधिक से अधिक, क्योंकि सामने वाला क्या जानता है वो मायने नहीं रखता है, कैंडिडेट क्या जानता है वो मायने रखता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे अभी आपने रिसेंटली बीपीएससी किया, फाइनल किया, उसमें 18th रैंक, एक्चुअली मुझे ये पता था, दो तीन 3 कैंडिडेट्स का इसमें जो मैं पर्सनल जानता हूं जो सेलेक्ट हुए, उसमें से देखो रोशन आप सेलेक्ट हुए, तो चूंकि मुझे ये था कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये एक आशा से ज्यादा खुशी हुई कि जब आपका 18th रैंक मैंने देखा, और चूंकि ये पता था कि चलो आपका बीपीएस ये बिहार पुलिस सर्विस फर्स्ट चॉइस है। तो इसके लिए आपने क्योंकि इसमें ऑब्वियसली बात है, प्री में आपने कितने मार्क्स लाए इसका कोई मतलब नहीं बनता है, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट में जो मार्क्स लाए वो मायने रखता है, वो तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन रैंक जो है उसके अनुसार ऑब्वियसली है, बहुत अच्छा आया तभी इतना अच्छा रैंक आया। तो इसके लिए आपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आपने इसमें डिवोट किया 67th बीपीएससी में? सर मेंस के लिए मैंने 3 महीने तक लिखा, खूब लिखा। जैसे इनिशियली स्टार्ट किया, पहले महीने तक 2-3 क्वेश्चन लिखता था 1 घंटे के आसपास में। वो 38 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते थे उस वक्त, तो हम्म। 3 क्वेश्चन के आसपास लिखने की प्रैक्टिस करता था। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज ले ली थी, और हर वीकेंड टेस्ट सीरीज लिखने लग गया, तो 3 घंटे के हिसाब से। तो सैटरडे संडे 2 टेस्ट लिखता था, उसके बाद लास्ट में मैंने 2 दिन में 2-2 टेस्ट भी लिखा। तो इस तरीके से
टोटल 20-25 टेस्ट लिख गया मैं उस समय तक। ओके ओके। सो तो उसमें आप इवेलुएट करवाते थे, इसमें आप सेल्फ इवेल्युएशन नहीं करते थे, या सेल्फ इवेल्युएशन इसमें भी करते थे? सेल्फ इवेल्युएशन सर मैं इसमें भी करता था। क्या है कि मेरी आदत है, मैं अपनी चीजों को वापस देखता हूँ कि मतलब मेरी अपनी गलती मैं खोज पाता हूँ, 2-3 दिन बाद मैं अपनी लिखी हुई चीज को वापस जब देखता हूँ तो मैं खुद ही देख लेता हूँ कि ये अच्छा नहीं है, ये और अच्छा हो सकता था। तो मैं सेल्फ इवेल्युएशन यहाँ भी करता था और फीडबैक जो आता था उसको भी देखता था। Okay, so there is always a scope of improvement that in that मूल mantra you believe. Okay. सो एक जैसे आपने बोला कि जी। बुक्स वगैरह जो है, आपने कुछ बुक्स को 10 टाइम्स इवन पढ़ा, तो नॉर्मली जैसे आप रफ में कुछ बुक्स वगैरह जो बेसिक जिसको आपने पढ़ा, एक क्योंकि आपने ऑलरेडी, और हर कोई ये है कि जो जनरल बेसिक्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो जनरली बुक्स के बारे में आप थोड़ा बता सकते हो? सर मैंने बुक्स को एकदम ही लिमिट किया था। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वही फॉलो किया था। जैसे हिस्ट्री के लिए कहना चाहूंगा तो एक मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा, और मेडिएवल के लिए वो सतीश चंद्रा की बुक है वो पढ़ा, जी। और आर एस शर्मा की बुक एंशियंट के लिए पढ़ा। बस इसके अलावा किसी और चीज को छुआ ही नहीं मैंने हिस्ट्री के लिए। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। और पॉलिटी में मैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर से हेल्प लेता था, क्योंकि रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हो रहे होते थे लेजिस्लेटिव बॉडीज में वो थोड़ा वहां से देख लेता था। और इकोनॉमी में मैंने मैक्रो इकोनॉमिक वाली बुक पढ़ी एनसीईआरटी। यस। और माइक्रो के लिए मृणाल सर का लेक्चर है, मैंने वो देख लिया था, 2-3 लेक्चर थे वो वहां से देख लिया था। और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की जो 11th-12th की 4 बुक्स हैं यस। उसको रेफर किया था। और इसके अलावा और कौन सा सब्जेक्ट बच गया? ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस। हाँ, साइंस के लिए सर मैंने एनसीईआरटी रेफर की थी, 8, 9, 10th की एकदम पूरी तरीके से इसी पे निर्भर था। और कुछ हिस्से मैंने लूसेंट से देखे थे, कुछ हिस्से लास्ट के पोर्शन में। क्या, देखो जो भी आप लोग इसको देख रहे हो, जो देखोगे बाद में जब अपलोड होगा, तो हमेशा ध्यान रखो कि जो बेसिक बुक है उसको आप जितना एज मेनी टाइम्स पढ़ सकते हो, कोर वहीं से है। उसके बाद जो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो उससे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। न्यूज़पेपर कौन सा आप पढ़ते थे? सर मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो मेरे को हिंदू पढ़ने में 2-2 घंटे लग रहे थे, तो अननेसेसरी टाइम जाया हो रहा था, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पे स्विच हो गया, वो मेरे से 1 घंटे 1 घंटे 10 मिनट में हो जाता था। ओके ओके। देखो एक जो भी आप ये हो, रोशन एक तरह से मतलब सेल्फ पर बिलीव करते हैं, और ठीक है कि इनमें एक हमेशा रहता है कि थोड़ा हमें इम्प्रूवमेंट करना है, और जो इनमें कमी है उस चीज को एक्सेप्ट करने में इनको कोई हेजिटेशन नहीं होता है। जब से मैं इनको जानता हूं कि हाँ सर मेरे में ये प्रॉब्लम है, मैं इसको दूर करना चाहता हूँ, या फॉर एग्जांपल एक हम्बलनेस ये है। every time when he message me after some duration he will say sir I am रोशन, मैं रोशन बोल। तो मैं सोचता हूँ मेरे लिए, देखो अभी तो आप रिसेंट के हो, 10 इयर्स, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो 5 इयर्स पहले भी हमसे जुड़े हुए थे, और लंबे समय गैप हो जाता, फिर भी मैं ध्यान रखता हूँ कि अच्छा ये स्टूडेंट हमारा है। एनीवे तो चलो ये एक हम्बलनेस होता है कि चलो ठीक है उसके लिए। एक आई रिमेम्बर स्टिल कि आप नालंदा से बिलोंग करते हो, और जब मैंने फर्स्ट मॉक आपसे लिया था तो मैंने पूछा था नालंदा का ये होता है क्या मतलब, तो आप उस समय नहीं बता पाए थे, लेकिन अब ये एटलीस्ट है कि नालंदा का मतलब है कि सेंटर ऑफ नॉलेज, और इन्होंने ये प्रूव किया कि यस उस सेंटर ऑफ नॉलेज से ये आते हैं, और इन्होंने प्रूव किया कि यस ये अभी जैसे आप अभी जून लो फॉर एग्जांपल, जब से आपका रिजल्ट आया था असिस्टेंट कमांडेंट और आज तक में क्या चेंजेस आप अपने आप में देखते हो? सर पर्सनल तौर पे तो कोई बदलाव नहीं आया, वैसे का वैसे ही हूँ। यस यस। सोसाइटी का नजरिया थोड़ा बदला है, रिस्पेक्ट मिलने लग गई है सब। जिन्हें भी पता चल जाता है कि रिजल्ट हो गया है, डीएसपी में सेलेक्ट हो गए हैं, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, तो सर कह के बात करने लगते हैं। ओके ओके। सो मीडिया इंटरेक्शन थोड़ा होने लग गया। ओके, सो आपने पहले ही बोला था जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था उस समय ही आपने बोला था कि मैं कुछ लोगों को लाइब्रेरी में जहां बैठता हूं वहां गाइडेंस देता हूं, तो ये आपकी हैबिट पहले से है। तो तब लोग आपको ठीक है एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पे देखते थे, तो लोग आते थे पूछने,
तो अब उस इंटरेक्शन में ज्यादा लोग आपके पास आने लगे हैं कि अब तो भैया सेलेक्ट हो गए हैं? जी सर, अब ज्यादा लोग भी आने लग गए हैं और कुछ जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट देने लग गए हैं, जिसकी आदत नहीं है अभी। ओके ओके ओके। ठीक है। ग्रेजुअली धीरे धीरे वो जो कहते हैं ना कि यह रहीम निज संग लय जन्मत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास यश होत ही होत। तो जो यश आपका है, कीर्ति है, वो धीरे धीरे करके लोग जानने लगते हैं। दैट इज गुड थिंग। एक चीज देखो, आज आप सक्सेसफुल हो। आपने शुरू में ही बोला था कि हमने आईपीएस से लेकर के एसआई तक का लिस्ट बनाया। वो कहीं ना कहीं एक डाउट होता है, एक हम जब जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो थोड़े से एक प्रॉब्लम होता है, लोग के नजरिया भी डिफरेंट होता। आज आपके प्रति सबका नजरिया पॉजिटिव है कि हमें तो पता था कि ये लड़का कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेगा, ये तो और ऊपर भी जाएगा। ठीक है। तो हर पर्सन जो आज सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो आप भी स्ट्रगल कर रहे थे। कभी कभी आपके मन में भी डाउट आता था, टेंशन में होते थे, लो फील करते थे? यदि आप लो फील करते थे तो क्या करते थे? डाउट तो सर आता ही है, इतना लंबा प्रोसेस चलता है, डाउट तो आता ही है। मतलब हर दिन एक दो बार डाउट आता है, कभी कभी ज्यादा आ जाता है तो आपको किसी से बात करनी पड़ती है। मैं इसके लिए ये करता था कि मैं दौड़ने चला जाया करता था, मैं फिजिकल एक्टिविटी करता था। तो उससे क्या होता था कि ए, दौड़ता था तो थक जाता था और ध्यान हट जाता था, उसके बाद नींद भी आ जाती थी। तो मैं वो करता था, और एक मेडिटेशन को भी मैंने इंक्लूड किया था, मैं मेडिटेट भी करता था। तो इन सब चीजों से थोड़ा मन शांत रहता था, अननेसेसरी चीजों को कम सोचता था। ओके। जब किसी का सिलेक्शन होता है तो उस कैंडिडेट का ही सिलेक्शन नहीं होता है, उसके पीछे और बहुत लोग होते हैं। देखो, माता पिता बाय डिफॉल्ट हमेशा आपके साथ होते हैं, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। माता पिता के अलावे कुछ वो पर्सन जिनसे आपको लगता है कि यस, वहां से मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला, कुछ सीखने को मिला, कुछ ऐसे पर्सन? जी सर, जैसे बिहार में जब मैं पटना में था कुछ दिनों के लिए, तो उस समय वहाँ के जो एसएसपी थे वो शिवदीप लांडे थे। यस। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर होता था। वो न्यूज़पेपर में आते थे तो उनको देख के ऐसे लगता था कि एक दिन इनके जैसा बनना है, क्या ऑफिसर है, मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट और प्राइड की फीलिंग रहती थी, तो उनसे इंस्पायर होता था सर। कुछ और? सर इनके अलावा एक आईपीएस अभी शायद डीआईजी हैं, वो मनु महाराज हैं, तो यस यस। उनसे उनका भी थोड़ा वो है। ओके। फिर मैंने एक मूवी देखी था मनु महाराज खाकी। शायद सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ किसी में, वो अभी आई डीआईजी हो गए हैं, उनका सेंट्रल डेपुटेशन हो हाँ गया है। ठीक है, वो बिहार कैडर के ही थे। एक चीज जो होता है इस जर्नी में, बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स होते हैं कि सिर्फ बेसिक बुक पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह में भी इंटरेस्ट होता है। क्या आप अपने सिलेबस के अलावे कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह पढ़ते थे? सर, प्रिपरेशन करने से पहले मैं पढ़ता था, रीडिंग पसंद है मुझे। वो जैसे नॉवेल्स पढ़ता था मैं पहले, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। पर प्रिपरेशन में आने के बाद क्या हुआ कि दिन भर किताबों में ही उलझा रहा, तो वहां जाने का मन नहीं हुआ। पहले तो मैं पढ़ता था नॉवेल्स, हिंदी इंग्लिश में नॉवेल्स पढ़ता था। ओके ओके। सो बीच में सिर्फ और सिर्फ एक तरह से आपने मैक्सिमम टाइम किताबों में लगाया, यदि कभी बोर हुए तो जा करके रनिंग कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, मेडिटेशन योगा ये कर लिए, है ना? जी सर। ओके ओके ओके। सो एक जैसे जो नए स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने बोला कि एक टाइम था कि मैंने अगर जॉब में रहते हुए प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, आपने निर्णय लिया कि हमें करना चाहिए। जो फॉर एग्जांपल न्यू कमर होते हैं, क्योंकि एवरी पर्सन, कभी ना कभी आप भी नए थे, आप भी इस फील्ड में जीरो से आपने स्टार्ट किया। तो जो न्यू कमर होते हैं, आपने, चूंकि आपका बेस अच्छा था, आप नेतरहाट से पढ़े हुए थे, फिर आपने एनआईटी से पढ़ा, तो कहीं ना कहीं आपका बेस स्ट्रांग था। जो स्टूडेंट कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब ऐसे स्कूल से पढ़े हुए होते हैं जहां उनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं हो पाती है, तो उनका बेस खराब होता है। तो फिर भी, लेकिन कोई भी किसी समय, वो कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है जो स्टार्ट करते हैं? सर मैं कहना चाहूंगा कि बैकग्राउंड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बस एक एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होता है, उस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार अपने आप को अगर ढाल लिया तो सिलेक्शन हो जाता है।
जो रिक्वायरमेंट है, जितनी किताबें पढ़नी है उसको पढ़ लिया, और उसको मतलब इनग्रेन करने की कोशिश करनी है। जब भी कुछ पढ़ते हैं तो समझ के साथ, तो ऊपर ऊपर ना पढ़ लें। तो इतना काफी होता है, और पर्सनैलिटी में अपने आप बदलाव आने लगता है जब नॉलेज आने लगता है। तो इतना ही करना है। ओके ओके। सो फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में जैसे हम असिस्टेंट कमांडेंट का लें, यूपीएससी का इंटरव्यू किसी भी एग्जाम के लिए हो, वो मैं हर कैंडिडेट को कहता हूँ कि यूपीएससी बिल्डिंग जो है वो जो एस्पिरेंट्स का मक्का है, या अयोध्या या काशी जो कह सकते हो, ठीक है, जिसको जो श्रद्धा है, तो उस बिल्डिंग में जाना और वहां से सेलेक्ट होना और एक अच्छे मार्क्स से, तो ऑब्वियसली अब तो आपको पता है कि हमको अच्छा मार्क्स मिला, 105 70% मार्क्स होता है। लेकिन जस्ट इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले आपकी क्या फीलिंग थी? तो डर लग रहा था, धड़कनें बढ़ गई थी थोड़ी, और देखा कि मेरा बोर्ड जो है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का था। तो मैंने वो जो लेके जाते हैं ना, वो जो प्यून होते हैं, यस। तो उनसे पूछा कि कैसे हैं सर। तो उन्होंने बोला अच्छे हैं सर, अच्छे। पर डर था कि आर्मी के पर्सनल हैं तो थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे। पर उन्होंने मेरे से एक भी सवाल पूछा ही नहीं, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया कि आप लोग पूछिए। ओके तो दो तीन सवाल तक धड़कनें बढ़ी हुई थी, फिर सवालों में उलझ गया तो फिर नॉर्मल हो गया। ओके ओके। सो जब बोर्ड से आप निकले तो कॉन्फिडेंट थे कि यस हमारे मार्क्स अच्छे खासे आएंगे? सर सच बोलूं तो कॉन्फिडेंट तो नहीं था। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब थोड़े दूसरे तरीके से देने चाहिए थे। और एक दो दिनों तक सोचने के बाद लगा कि और भी अंडर कॉन्फिडेंट हुआ कि नहीं, बहुत सारी गलतियां की, कि अच्छे तरीके से बताना चाहिए था। पर लक ने रोल प्ले किया और अच्छे मार्क्स मिले। ओके ओके। सो मार्क्स देख करके एटलीस्ट सेटिस्फाइड थे कि हमने जो किया वो सही किया? जी सर। या देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट देखो, एवरी टाइम जो है स्कोप एवरी टाइम होता है कि आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उतना ये फील नहीं होता है। जब भी देखो, कोई भी कैंडिडेट कितना भी प्रिपरेशन कर ले, कितने भी आप कर लोगे, कुछ ना कुछ कमी रहती है। और ऑलवेज एवरी कैंडिडेट जो आप जर्नी में हो, ये सक्सेसफुल हैं, ये मैसेज हमारे और इनके बीच का कम्युनिकेशन नहीं है। ये कम्युनिकेशन हम लोग मल्टीपल टाइम कर चुके हैं, इनसे मैं मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछ चुका हूं। ये जर्नी उन एस्पिरेंट्स के लिए लाभदायक होगा जो अभी आप यात्रा में हो। और ये एक स्टैंडिंग टेस्टिमनी है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। ये जरूरी नहीं है कि आप का एकेडमिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, या आपके पास स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, या फिर आप आपके लिए बहुत सारे टीचर्स और ये सारे, आप अवेयर हो, आप जागृत हो कि हमें करना है, वो उनके लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि बहुत सारे सोर्सेस के पीछे नहीं भागना है। जो आप अभी इन्होंने बताया कि जो भी ये एनसीईआरटी है, बेस है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको ये, और उसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर हमेशा जो है वो खास करके जो राइटिंग वाले में है, जो कन्वेंशनल पेपर होते हैं उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन में, बेसिक तो सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या लेयर लगाया, ये सारी चीजें जो है ये मायने रखता है। जो बहुत बार देखो रोशन, ठीक है, बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं, हमेशा कहता हूँ कि जो सक्सेस हुए उससे बहुत फार मोर पीपल जो होते हैं वो फेलियर देखते हैं। तो उन कैंडिडेट्स के कुछ ऐसे होते हैं जो सपोज रिटन पार्ट ही नहीं क्वालिफाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते किसी भी एग्जाम में। जनरली देखोगे कि 3 टाइम्स कैंडिडेट या 2.7 टाइम्स 2.8 टाइम्स जो है इंटरव्यू में पहुंचते हैं। तो जो कैंडिडेट रिटन क्वालिफाई कर गए, वो उनके लिए कुछ मैसेज आपका, यदि सक्सेस ना मिल पाता हो किसी अटेम्प्ट में? सर फेलियर तो पार्ट है, मतलब अगर किसी भी बड़ी चीज की आप तैयारी करते हैं तो फेलियर एक पार्ट है। और सर मुझे ये चीज सीखने को मिली है स्पोर्ट्स से। एक पोल वॉल्ट गेम है जो स्कूल में मैं करता था, और स्पोर्ट्स में मैं उतना अच्छा नहीं था। तो इतनी फेलियर मिली मुझे, 3-4 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करता रहा, पर उतने लेवल पे आ नहीं पाता था। पर मैंने ये सोचना बंद कर दिया मैं कहाँ पे आऊंगा। मेरे मेरी जो ड्यूटी है मैंने उसको फॉलो किया, एकदम 1 घंटे जाके प्रैक्टिस करना है। और सर ये प्रैक्टिस काम आती है, और मैंने सिल्वर मेडल जीता पूरे स्कूल में। मैं उतना अच्छा नहीं था, फिर भी मत सिर्फ मेहनत और फेलियर को, उसको हार ना मान के। तो ये हर जगह अप्लाई होता है, अगर फेलियर्स आ रहे हैं तो अपनी फीलिंग्स को दबा देना है, और जो रिक्वायर्ड है
पढ़ने की जरूरत है अगर पेपर के लिए, तो अपने इमोशंस को साइड रख के और पढ़ाई करनी है, इवेंचुअली सक्सेस आएगा ही आएगा। ओके, सो एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि जब आदमी सक्सेस होता है तो थोड़ा मोर हम्बल होता है, लेकिन आपको मैं जब से जान रहा हूँ तो एक हम्बलनेस में ही देख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिस, क्या ये बचपन से आप या कभी जैसे होता है ना कि एक कहते हैं कि एक ऐसा टाइम होता है ना कि आदमी यूथ होता है तो उसके अंदर मोर एनर्जी होता है, तो ये मेडिटेशन योगा आपको थोड़ा कूल कंपोज रखता है या फिर बचपन से ही आप ऐसे हो? नहीं सर, बचपन में मैं कॉलेज के दिनों तक थोड़ा एरोगेंट हुआ करता था, तो एक आध बार तो मुझे पुलिस थाने के भी चक्कर लगाने पड़े थे उस वक्त। फिर इवेंचुअली मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब बेकार की बातें हैं, तो मैंने थोड़ा अपने आप को काम डाउन किया, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स में, मतलब जहाँ पे एनर्जी चैनलाइज करने से कुछ आउटपुट आता हो वहाँ पे एनर्जी देना शुरू किया। तो इवेंचुअली फिर अच्छे लोग मेरी लाइफ में आते गए, लोगों को देखा कि नहीं, लोग अच्छे लोग भी हैं, अगर आप अच्छा बिहेव करो तो लोग अच्छे हैं। तो इवेंचुअली मैं काम और कंपोज हो गया। ओके, यस। खास करके आप अब जिस जॉब में जा रहे हो वहाँ कूल एंड काम होना जरूरी होता है, और न्यू एज में ऐसे आप पुलिस ऑफिसर होते हो तो एक जो लोगों के मन में फियर होता है, ठीक है, अब मान ले जाए आप हमसे मिलोगे तो मुझे फियर नहीं होगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि कभी मैं आपका टीचर रह चुका हूँ, लेकिन साधारण लोगों के लिए एक होता है कि पुलिस को देखते ही एक फियर। तो होप कि दिस थिंग विल हेल्प यू, क्योंकि अब आप उन चीजों को प्रैक्टिकल समझ रहे हो जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस किया है, और ये सारे चीजों को तो एवरीवन देखो, हर आदमी जो है एक अर्ली एज में आपके अंदर थोड़ा सा एरोगेंस समटाइम होता है, या एनर्जी जो होता है वो राइट डायरेक्शन में नहीं लग पाता। सबके पास एनर्जी है, सबके पास पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को राइट डायरेक्शन में चैनल करने पे, चैनलाइज करने पे ये सारे चीजें होती है। एक जो मैंने पहले भी इस चीज को बोला कि माता पिता जो है हमेशा अपने बच्चों के लिए, चाहे जैसा भी बच्चा हो, हमेशा चाहते हैं कि पॉजिटिव। तो जिनकी जितनी जिनकी क्षमता होती है, अब हर पेरेंट्स तो अपने बच्चे को हर चीज उपलब्ध नहीं करवा सकते हैं। आई होप कि इस जर्नी में आपको कभी ये उनसे शिकायत नहीं रही कि शायद मुझे ये देते और ये करते। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, शिकायत तो नहीं रही। जैसे अब मैंने जॉब जब छोड़ दी थी तो फाइनेंशियल हार्डशिप्स इवेंचुअली शुरू हो गई थी घर में, पर जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे उन्होंने कोशिश किया कि इसकी पढ़ाई में दिक्कत ना हो। तो शिकायत नहीं है। इवेंचुअली मैं और हम्बल हुआ, उससे देखा कि जितनी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कम संसाधन में भी वो चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं, तो इवेंचुअली और रिस्पेक्ट बढ़ गई मेरी। पहले तो दूर रहता था, मैं हॉस्टल्स में रहा तो उतना पता नहीं था सिचुएशन के बारे में, घर के बारे में। इवेंचुअली जब घर में रहा तो मैं और रिस्पेक्ट करने लग गया घर वालों। ओके, सो जैसे जो अभी फॉर एग्जांपल 23 वाला कैंडिडेट्स हैं, तो पहले 23 के कैंडिडेट्स जो फिजिकल मेडिकल में एपियर होंगे, तो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको फिजिकल में प्रॉब्लम होता है। कुछ कैंडिडेट ऑब्वियसली सारे फिजिकल तो पास नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग होंगे फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, कुछ मेडिकल में और कुछ इंटरव्यू में। तो 2 मिनट के लिए आप ये जो कैंडिडेट्स फिजिकल देने वाले हैं उनके लिए कुछ मैसेज आपका। फिजिकल सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का सिंपल होता है। अगर आप कभी भी खेल खेलते थे कोई भी, स्कूल में, कॉलेज में, तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। पर अगर वो नहीं करते थे तो रनिंग की जरूरत है। शुरू में लॉन्ग रनिंग करना अच्छा रहता है, जिससे पैर खुलते हैं, स्पीड आती है शरीर में। तो एक आध महीने लॉन्ग रनिंग करा, जैसे 1 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रोज भागना है बिना टाइम लगाए, अपने पेस से। इवेंचुअली टाइमिंग के साथ भागना है। उसके बाद डाइट थोड़ी अच्छी रखनी है कि एनर्जी रहे। पढ़ाई करते करते बॉडी सेडेंट्री हो जाती है तो थोड़ा इशू आता है। उसके बाद लॉन्ग जंप की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। मतलब जो भी जितने भी रिजेक्शन आते हैं अभी इसमें, फिजिकल में 80% रिजेक्शन लॉन्ग जंप में आते हैं वहां पे। तो लॉन्ग जंप की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, पर ध्यान ये रखना कि इंजूरी ना हो। 2022 के समय मुझे ही इंजूरी हो गई थी पैरों में, और पेन किलर लेके मैं गया वहां पे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, वो गलती थी। और इतनी प्रैक्टिस करते रहनी है। शॉर्टपुट में अब शायद 3 चांसेस मिलने लगे हैं, तो ये और आसान हो गया, वो सबका हो जाता है। और किसी इवेंट में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत अगर आनी होगी तो उसमें ही आएगी। लॉन्ग जंप में 100 मीटर हो जाता है, जो भी कोई नॉर्मल फिट आदमी है तो वो 100 मीटर कर लेता है। ओके, सो आप दोनों कमीशन से इंटरव्यू में सक्सेसफुल होकर के निकले हो। इंटरव्यू वाले के लिए मैसेज जो इंटरव्यू देंगे।
सर इंटरव्यू में मैं कहना चाहूंगा आपको मतलब सेल्फ रहना है, दिखावा नहीं करना है कि मैंने ये कर रखा है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है आपने कितनी अचीवमेंट कर रखी है। और जो आता है उसको सिंपल वे में प्रेजेंट करना है, बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना, सिंपल, जितनी सिंपल उतनी अच्छी। और ऐसे करना है कि मेरे पे लिमिटेड नॉलेज है और इस लिमिटेड नॉलेज में ये जो जॉब है उसके लिए मैं आना चाहता हूँ और मैं कैपेबल भी हूँ। रिस्पेक्ट शो करना है सब पैनल मेंबर को लेके, और जितना भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं मॉक देके प्रैक्टिस कर सकते हैं वो तो करना ही है। इवेंचुअली सर जब मैं आपको मॉक देता था तो इनिशियली बहुत सारी चीजों के बारे में मेरे को लगता था ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, फिर आपने पूछा तो मैंने पढ़ा बाद में धीरे धीरे, तो इसमें हेल्प करता है वो मॉक। तो मॉक देना है और डायरी बना लेनी है अपने डेस्क से, वो उसको बार बार रिवाइज करके चले जाना। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस कम्युनिकेशन, और होप कि कभी किसी एस्पिरेंट्स को ज़रूरत और होगी तो यदि आपके पास अवेलेबिलिटी होगा तो एक आप लिविंग मोटिवेशन हो। और इन्होंने आपने जो भी है अपना सेल्फ से किया वो लर्निंग जो सीखा और कंटिन्यू सीखते रहे हैं, और आई होप कि वन डे यू विल बी एन आईपीएस एंड दैट विल बी माय प्लेजर। कि आई कैन से कि समटाइम ये होता है मेरी जर्नी में, जैसे मेरी सक्सेस फेलियर जो भी होती है, लेकिन हर स्टूडेंट का सक्सेस मुझे लगता है अपना सक्सेस मिल रहा है, और ये कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेट करता है। देखो, एक जैसे हम कहीं पोस्टर लगाते हैं तो वो कोई पोस्टर आया दूसरा साट दिया उस पे, लेकिन आप लोग जब सक्सेस होते हो तो एक लिविंग पोस्टर हो, हर जगह वो मूव करते रहते हो। तो ये जर्नी चलते रहेगी, और हर लोग जो भी आप अपियर होते हो एग्जाम में, कॉन्फिडेंस अपने आप में रखो जैसा कि इन्होंने रखा। हम्बल होना सीखो, अपने जो खुद से जितने मिस्टेक्स करते हो उस मिस्टेक्स को ये इम्प्रूव करो। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, और आपके पूरे फैमिली को और आप पर जो लोग भरोसा किए उनको भी थैंक यू। कि एक ऐसा होता ना कि सिर्फ हम ही सिर्फ नहीं करते हैं, खास करके आपके माता पिता ने जो भी पैसेंस रखा उस हार्डशिप के ड्यूरेशन में भी आपको डाउन फील नहीं होने दिया। सो वंस अगेन थैंक यू रोशन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।